तो आज का हमारा विषय है वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग। हाँ। अब ये शब्द सुनते ही ना दो तरह की बातें दिमाग में आती हैं। हम्म। या तो लगता है कि अरे ये तो रोज सुनते हैं, या फिर एक गहरी चिंता महसूस होती है। हमारे पास एक स्रोत है जो इस विषय को इन दोनों बातों से आगे ले जाता है। बिल्कुल। मतलब इसका लक्ष्य सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि ये एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। एक सिस्टम की तरह। हाँ। इस सामग्री की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये जलवायु परिवर्तन को सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दे की तरह नहीं देखती। ये इसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारी सामाजिक स्थिरता से भी जोड़ती है। तो चलिए इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से। हम सबने स्कूल में ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा है हाँ। कि कैसे पृथ्वी का वातावरण एक कंबल की तरह काम करता है। हाँ। लेकिन अगर ये कंबल जरूरी है तो फिर समस्या कहाँ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रॉब्लम कंबल में नहीं है, प्रॉब्लम है कंबल की मोटाई में। मोटाई में मतलब सोचिए, एक हल्की चादर रात में आपको आरामदायक रखती है, लेकिन अगर उसी की जगह आपको 10 भारी रजाइयों के नीचे दबा दिया जाए तो गर्मी से हालत खराब हो जाएगी। बस। स्रोत यही बताता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से हम ठीक यही कर रहे हैं। और ये मोटी रजाई असल में है क्या? ये हैं ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। स्रोत के अनुसार पिछले सिर्फ 150 सालों में वातावरण में CO2 की मात्रा 40% से ज्यादा बढ़ गई है। 40%? हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ये प्राकृतिक चक्र से हजारों गुना ज्यादा तेज है। ये मोटी परत सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोक रही है और हमारी पृथ्वी बस गर्म होती जा रही है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त परत हमारी गतिविधियों का नतीजा है। स्रोत इसके कारणों की एक लंबी सूची देता है। सबसे ऊपर तो जाहिर है जीवाश्म ईंधन आते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल। हाँ बिल्कुल। और इसका स्केल समझना बहुत जरूरी है। हमारी लगभग 80% ऊर्जा आज भी वहीं से आ रही है। हमारी गाड़ियां, हमारे बिजली घर, हमारी फैक्ट्रियां, ये सब लगातार उस कंबल को मोटा कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन शोध इस बात पर भी जोर देता है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बड़ा विलन है जिसके बारे में हम शायद कम बात करते हैं। वो क्या है? वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का कटना। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मुख्य असर जानवरों पर होता है, उनके घर उजड़ने पर। लेकिन ये तापमान से कैसे जुड़ा है? यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द यूज करता है, दोहरी हानि। दोहरी हानि? हाँ, डबल लॉस। सोचिए, जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो जब हम जंगल काटते हैं तो पहली हानि ये है कि हम कार्बन सोखने वाली एक विशाल मशीन को ही बंद कर देते हैं। अच्छा। और दूसरी हानि शायद और भी खतरनाक है। पेड़ों में दशकों का जमा किया हुआ कार्बन बंद होता है। जब उन पेड़ों को काटा और जलाया जाता है तो वो सारा जमा कार्बन एक साथ वापस हवा में चला जाता है। अरे बाप रे! मतलब हम कार्बन सोखने की क्षमता भी खत्म कर रहे हैं और वातावरण में कार्बन और ज्यादा बढ़ा भी रहे हैं। एग्जैक्टली। ये वाकई दोहरी मार है। जीवाश्म ईंधन और जंगलों की कटाई, ये तो समझ में आता है। लेकिन स्रोत में एक ऐसे कारण का भी जिक्र है जिसके बारे में शायद हम उतना नहीं सोचते। हमारा खाना। हाँ, कृषि। और ये पहलू चौंकाने वाला है। हमारी खेती और पशुपालन की प्रक्रियाएं ग्रीन हाउस गैसों के बड़े स्रोत हैं। वो कैसे? खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो CO2 से लगभग 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 300 गुना? हाँ। और फिर आता है पशुपालन, खासकर मवेशी। गाय, भैंस, उनसे कैसे? उनके पाचन तंत्र से मीथेन गैस निकलती है। अब मीथेन की मात्रा भले ही CO2 से कम हो, लेकिन गर्मी को रोकने में वो CO2 के मुकाबले 25 से 30 गुना ज्यादा असरदार है। तो जब हम वैश्विक स्तर पर अरबों मवेशियों की बात करते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, सीमेंट का उत्पादन और हमारा फेंका हुआ कचरा, खासकर प्लास्टिक, ये सब मिलकर इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। तो ये सिर्फ गाड़ियों और फैक्ट्रियों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जंगलों, हमारे खेतों और हमारे शहरों से भी जुड़ी है। अब जब कारण इतने फैले हुए हैं तो इसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। स्रोत बताता है कि इसके असर अब भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। बिल्कुल। सबसे सीधा असर हम मौसम के बदलते मिजाज में देख रहे हैं।
अत्यधिक मौसम या एक्सट्रीम वेदर अब एक आम बात हो गई है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं यूरोप में जानलेवा गर्मी की लहरें चल रही हैं, तो कहीं पाकिस्तान जैसी जगहों पर ऐसी बाढ़ आ रही हैं जो देश का 1/3 हिस्सा डुबो देती है। भारत में ही मानसून का पैटर्न कितना अनियमित हो गया है। बिल्कुल। और जब हम ग्लेशियर पिघलने की बात सुनते हैं तो वो एक दूर की तस्वीर लगती है, लेकिन स्रोत इसे हमारे दरवाजे तक ले आता है ना? हाँ, ये बिल्कुल भी दूर की बात नहीं है। ये एक चेन रिएक्शन है। हिमालय और ध्रुवों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये पानी नदियों से होता हुआ समुद्र में पहुंचता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। स्रोत साफ चेतावनी देता है कि इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। 1 मीटर? अरे, इसका मतलब क्या होगा मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों के लिए? इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि इन शहरों के कई निचले इलाके वो नियमित रूप से पानी में डूबेंगे। पीने के पानी के स्रोत खारे हो जाएंगे। और मालदीव जैसे द्वीपीय देशों का क्या? उनका तो अस्तित्व ही खतरे में है। ये लाखों लोगों के विस्थापन की एक तरह से जमीन तैयार कर रहा है। और ये तो सिर्फ जमीन की बात हुई, इसका असर हमारी थाली पे भी पड़ रहा है। बहुत गहरा असर। अनियमित मौसम और बढ़ता तापमान ये सीधे सीधे फसलों की पैदावार को प्रभावित कर रहा है। कभी सूखा फसल बर्बाद कर देता है, कभी बाढ़। इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इस पूरी तस्वीर में एक और चीज है जिसका जिक्र है, जैव विविधता का विनाश। स्रोत विशेष रूप से कोरल रीफ का उल्लेख करता है। कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानें, उन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। अच्छा। वे अनगिनत समुद्री जीवों का घर है। लेकिन समुद्र का तापमान बढ़ने से ये रंग बिरंगी रीफ अपना रंग खोकर सफेद हो रहे हैं और मर रहे हैं। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ये तो बहुत भयानक है। ये ऐसा है जैसे हम अमेज़न के जंगलों को रेगिस्तान में बदलते हुए देख रहे हों। जब ये इकोसिस्टम नष्ट होता है तो पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला बिखर जाती है। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, स्रोत इसे एक सामाजिक और मानवीय संकट के तौर पर भी पेश करता है। सही पकड़ा आपने। अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण से अस्थमा और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी जैसे बुनियादी संसाधनों की कमी से समुदायों और देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। और इसी से जुड़ा एक नया और डरावना शब्द भी सामने आ रहा है, क्लाइमेट माइग्रेशन। जलवायु पलायन। इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग अपने घरों को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें बेहतर नौकरी चाहिए, बल्कि इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका घर अब रहने लायक नहीं बचा। या तो सूखा पड़ गया है, या जमीन समुद्र में समा गई है। हाँ, या खेती असंभव हो गई है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये एक मानवीय संकट की पटकथा लिख रहा है। लोग अपने घरों से उखड़ जाएंगे जैसे बाढ़ में पेड़ उखड़ जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल दमने आता है, क्या बहुत देर हो चुकी है? ये सब इतना बड़ा और जटिल लगता है कि इंसान खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस करता है। क्या स्रोत कोई उम्मीद की किरण दिखाता है? हाँ, और यही इस स्रोत की सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि समाधानों का एक खाका भी पेश करता है। और ये साफ करता है कि समाधान किसी एक जादू की छड़ी से नहीं आएगा, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ काम करने से आएगा। जैसे कि? इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। पेरिस जलवायु समझौता और हर साल होने वाले कॉप सम्मेलन इसी की मिसाल है, जहां सारे देश मिलकर बात करते हैं। हाँ, इनका लक्ष्य है दुनिया के सभी देशों को एक मेज पर लाना ताकि वे मिलकर अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लें। इनकी रफ्तार पर हमेशा बहस होती है, लेकिन ये एक जरूरी मंच है। और फिर आता है राष्ट्रीय स्तर, यानी सरकारें क्या कर सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ा कदम है ऊर्जा के स्रोतों को बदलना। मतलब जीवाश्म ईंधन से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना। सोलर और विंड एनर्जी। बिल्कुल। भारत ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, ये सब सरकारों के हाथ में है। इन बड़े नीतिगत बदलावों के अलावा स्रोत में प्राकृतिक उपायों का भी जिक्र है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शामिल है ताकि हम पृथ्वी के फेफड़ों को फिर से स्वस्थ कर सकें। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरे और रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बड़े स्तर की बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सरकारी नीतियां, इसमें एक आम आदमी कहाँ फिट होता है?
मतलब मेरे एक लाइट बंद करने से क्या ही होगा? ये बहुत ही जायज सवाल है और असहाय महसूस करना वो भी बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत एक शक्तिशाली तर्क देता है, क्या? एक बूंद से शायद कुछ ना हो, हम्म। लेकिन जब करोड़ों बूंदें एक साथ मिलती हैं तो वे बाढ़ ला सकती हैं। हमारे छोटे छोटे कदम जब एक सामूहिक आदत बन जाते हैं तो वे एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं। तो ये सिर्फ ऊर्जा बचाने की बात नहीं है, बल्कि एक संदेश देने की भी बात है। बिल्कुल। जब हम ऊर्जा बचाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करते हैं, तो हम सिर्फ अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं कर रहे होते, हम बाजार को और सरकारों को एक संदेश दे रहे होते हैं कि हम एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य चाहते हैं। हमारे चुनाव एक तरह का वोट हैं। सही कहा। ये अपनी जीवन शैली पर फिर से विचार करने की बात है, ये समझने की कि हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आज की चर्चा से यह साफ है कि वैश्विक ऊष्मीकरण कोई दूर की वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। ये एक हकीकत है जो हमारे मौसम, हमारी थाली, हमारी सेहत, हमारे भविष्य के हर पहलू से जुड़ी हुई है। ये किसी एक देश की नहीं बल्कि हम सबके वजूद पर एक सवाल है। और स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और गंभीर विचार के साथ बात खत्म करता है। वो कहता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही मानव के अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त है और वैश्विक ऊष्मीकरण उस संतुलन को बचाने की अंतिम चेतावनी है। अंतिम चेतावनी है, ये सुनने में काफी भारी शब्द है। और ये हम सभी के लिए सोचने के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर ये वाकई अंतिम चेतावनी है तो क्या हम इसे सिर्फ सुन रहे हैं या इस पर अमल करना भी शुरू कर रहे हैं?